Now we are starting subsidiary alliances. Before I have told you the Anglo-Maratha War, the Anglo-Mysore War, in which we have discussed all the matters clearly. In subsidiary alliances means subsidiary means the रेगुलेशन विच आर कंडक्टेड, जिसमें एक रुकावट लगा दी गई थी जब राजा प्रिंसली जो रूलर्स थे वो कुछ नहीं कर सकते थे अपनी मर्जी से, सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उनसे कहेंगे वो वही करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे, उनका नहीं बात मानेंगे, तो उनकी मोर देन हाफ टेरिटरी उनके कब्जे में चली जाएगी ब्रिटिशर्स के। In subsidiary alliances, princely rulers were not allowed to make any negotiation and treaty with any other ruler. Subsidiary alliances में जो राजा थे उन्हें वो किसी से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं कर सकते थे, ना ही संधि कर सकते थे। They were not allowed to have an independent armed forces. वो अपनी फौज भी नहीं बना सकते थे। They were to be protected by East India Company, but had to pay subsidiary forces for the company to made for their protection. उनको उसके लिए भी पैसे देने पड़ते थे, जिस सब्सिडरी फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए भी वो पैसे देते थे। इफ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट, पार्ट ऑफ द टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। फॉर एग्जाम्पल, द नवाब रूलर ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव half of his territory to the company in 1801. Reason provided by the British officers as was mala administration. अगर वो पेमेंट नहीं करते थे तो उन्हें अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा पेनल्टी के रूप में, दंड के रूप में उन्हें ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। इसका पहला एग्जाम्पल है द नवाब ऑफ अवध, जिसने हाफ ऑफ द टेरिटरी, उसे अपनी आधा साम्राज्य देना पड़ा था, अंडर ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ माला एडमिनिस्ट्रेशन। ये उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन करते थे जिसके द्वारा उसे माला एडमिनिस्ट्रेशन कहते थे। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज इन सिमिलर ग्राउंड, और इसी आधार पर उन्होंने हैदराबाद का साम्राज्य भी ले लिया। But the late 18th century, the power of the Marathas had weakened, and the Indian subcontinent was left with a great number of states, most small and weak. अब मराठा एम्पायर की पावर भी कम होने लगी थी, इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ ही स्टेट्स रह गए थे जो बहुत छोटे और कमज़ोर थे। मैनी रूलर एक्सेप्टेड द ऑफर प्रोटेक्शन बाय वेलेस्ली, कुछ राजाओं ने तो अपना संरक्षण वेलेस्ली ने जो दिया था वो मान लिया। एंड गेव देम सिक्योरिटी अगेंस्ट अटैक बाय देयर नेबर्स, उन्होंने कहा हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे अगर पड़ोसियों के अटैक से। द अलायंसेस वर फोर्स्ड अपॉन रूलर्स एज देयर टेरिटरीज ही कुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। अगर अलायंसेस उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो उनकी टेरिटरी पे कब्जा कर लेंगे। An Indian ruler entering into a subsidiary alliance with the British would accept force within his territory and pay their maintenance. जो राजा सब्सिडरी अलायंस के अंडर में आते हैं उन्हें ब्रिटिश फोर्सेस भी अपनी एरिया में रखने पड़ेंगे
और उनके मेंटेनेंस के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे। द रूलर वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश ऑफिशियल रेजिडेंस इन देयर स्टेट, और उन्हें ब्रिटिश ऑफिशियल के लिए भी रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने ही स्टेट में। The ruler who entered into subsidiary alliances would not join any alliance. वो जो उनके साथ हैं वो किसी तरह का और किसी के साथ अलायंस नहीं कर सकते। With any power, किसी भी ताकत के साथ, और डिक्लेयर वार, वो लड़ाई भी किसी भी पावर के साथ नहीं कर सकते। विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश, जब तक वो ब्रिटिशर्स से परमिशन ना ले लें। द रूलर वुड डिसमिस एनी यूरोपियन देन द ब्रिटिश एंड अवॉइड एम्प्लॉइंग न्यू वंस। रूलर्स डिसमिस कर सकते थे किसी भी यूरोपियन को, लेकिन ब्रिटिशर्स को नहीं। एंड अवॉइड एम्प्लॉइंग न्यू वंस, और ना ही किसी नए को रख सकते थे। द रूलर वुड लेट द ब्रिटिश रूल ऑन एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेट। रूलर्स मना नहीं कर सकते थे ब्रिटिश ब्रिटिशर्स जहाँ भी अपना लड़ाई लड़ना चाहते थे। The ruler would acknowledge the East India Company as a paramount power in India. रूलर्स को ये मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक सुपर पावर है। पैरामाउंट माने सुपर। वो इंडिया में जो सुपर पावर है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। द रूलर वुड हैव हिज स्टेट be protected by the company for external danger and internal disorder. वो रूलर अपने आप कुछ नहीं करेगा, वो किसके द्वारा उसे प्रोटेक्ट कराएगा अपने एरिया को? कंपनी के। चाहे वो एक्सटर्नल डेंजर हो, चाहे बाहरी खतरा हो, चाहे इंटरनल डिसऑर्डर हो, चाहे अपने एरिया में किसी तरह की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हों। If the ruler failed to make the payment that required by the alliances, part of the territory would be taken as penalty. अगर रूलर पेमेंट नहीं कर पाया जितनी ज़रूरत ब्रिटिशर्स की थी, उनकी टेरिटरी को दंड के रूप में ले लिया जाएगा। Annexation of territories. Annexation occurs when one state claims sovereignty over a territory and that claim is recognized. Annexation कब्ज़ा जब माना जाता है जब एक स्टेट क्लेम करे कि ये हमने इस एरिया पर कब्ज़ा कर लिया है, और वो क्लेम या दावा रिकॉग्नाइज्ड हो। वो रिकॉग्नाइज मीन्स उसे वो सबूत के तौर पर दे। दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर ए फॉर्मल ट्रीटी दैट ट्रांसफर ट्रीटी फ्रॉम टेरिटरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एनेक्सेशन में एक ट्रीटी दूसरे स्टेट के अंडर में आ जाता है। ब्रिटिश टू क्रिएट देयर डोमिनेंस ओवर इंडिया, ये उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इसलिए बनाया कि उसे ब्रिटिशर्स को इससे डोमिनेंस मिल सकती है, उनकी ताकत बढ़ सकती है। एनेक्स्ड मैनी टेरिटरीज, उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया। आइदर थ्रू वार और डिफरेंट एक्ट्स, या तो लड़ाई से या दूसरे तरीकों से। सिंध, British and Bengal Presidency forces under Charles James Napier arrived in Sindh in mid-19th century and conquered Sindh in February 1843. British and Bengal Presidency forces जो चार्ल्स जेम्स नेपियर के कमांड में आई थी,
वो उन्होंने अराइव्ड इन सिंध, सिंध में आई थी मिड 19th सेंचुरी के बीच में, एंड कॉन्कर्ड सिंध, और सिंध पर कब्जा कर लिया था इन February 1843. The Baluch coalition led by Talpar under Mir Nasir Khan Talpar was defeated in the Battle of Mayani, during which 5,000 Talpar Baluch were killed. Baluch coalition led, coalition means milna, led the Talpar under मीर नासिर खान, जो हार गया था, was defeated in the battle of मलानी, during which, जिसमें 5,000 तलपर बलूच killed, जिसमें shortly forward वो होशू शेदी commanded another army at the battle of Dubu, where 5,000 बलूच were killed. होशू शेदी ने दूसरी लड़ाई लड़ी जो बैटल ऑफ डुब्बू के नाम से जानी जाती है, वेयर 5,000 बलूच वर किल्ड, जिसमें 5,000 बलूच मारे गए. फर्स्ट आगा खान was who escaped persecution from Persia and looking for foothold in British Raj. फर्स्ट आगा खान जो प्रोसिक्यूशन या जेल से भागा था पर्शिया से, लुकिंग, वो अपना पैर जमाना चाहता था ब्रिटिश राज में. हेल्प द ब्रिटिश इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, जिसने उन्हें सिंध के जीत में मदद की. एज ए रिजल्ट ही वॉज ग्रांटेड अ लाइफ टाइम पेंशन. उसके बदले में ब्रिटिशर्स ने उन्हें जिंदगी भर के लिए पेंशन दे दी. ए ब्रिटिश जनरल बाय थॉमस पोस्टन्स मेंशन द कैप्टिव सिंधी अमीर्स. उन्होंने, एक ब्रिटिश जनरल था जिसमें थॉमस पोस्टन ने सिंधी अमीर्स के बारे में बताया. अमीर्स आर द प्रिजनर्स ऑफ हर मैजेस्टी. They are maintained in strict solution. They are described as broken-hearted and miserable man. अमीर का मतलब इन्होंने ये बताया कि वो एक प्रिजनर, सिर्फ वहाँ पे एक बंदी थे जिन्हें इनकी सब बात माननी पड़ती थी. They are described as broken heart, टूटे हुए मन के, एंड मिजरेबल मैन, जो परेशानियों में घिरे हुए लोग. मेंटेनिंग मच ऑफ द डिग्निटी ऑफ फॉलन ग्रेटनेस, जो पहले बहुत अच्छी डिग्निटी थी, जिनकी पहले बहुत इज्जत थी. एंड विदाउट एनी क्यूरलेस और एंग्री complaining in the unlivable sources of sorrow. अब वो एक दुख भरा जीवन बिता रहे हैं जिसके खिलाफ वो नहीं गुस्सा भी नहीं कर सकते. रिफ्यूज टू बी कंफर्टेड, उन्हें किसी तरह कोई आराम नहीं दिया जाएगा. विद इन वीक चार्ल्स नेपियर एंड हिज फोर्सेस ऑक्युपाइड सिंध. कुछ ही हफ्तों में नेपियर ने कब्जा कर लिया सिंध पर. आफ्टर 1853 द ब्रिटिश डिवाइडेड सिंध इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड लेटर मेड इट पार्ट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी. 1853 के बाद ब्रिटिशर्स ने सिंध को कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया, एंड बाद में उन्होंने उसे ब्रिटिश इंडिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा बना दिया. पंजाब. इन 1858 अंडर द टर्म्स ऑफ क्वीन प्रोक्लेमेशन issued by Queen
Victoria. The Punjab, along the rest of British India, come under the direct rule of British Crown. 1858 में अंदर जो कुछ टर्म्स कंडीशन क्वीन विक्टोरिया ने रखी थी, पंजाब अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब उसके साथ आ गया, कम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब पंजाब जो था डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आया। दिल्ली वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस टू पंजाब इन 1859। दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दिया गया, फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से हटाकर पंजाब में कर दिया गया। द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक द एक्शन partly to punish the city for important role that the last Mughal emperor Bahadur Shah II and the city as a whole played in the 1857 rebellion. A British colonial government took the action, उन्होंने उनको पनिश करना चाहा। क्यों? वाई? बिकॉज बहादुर शाह सेकंड, उन्हें ये लग रहा था कि यही इन्होंने सारा रोल प्ले किया है जो 1857 के रिबेलियन या संघर्ष के लिए किया गया। अवध, द ट्रीटी ऑफ 1801 formed an arrangement that was very beneficial to the company. ट्रीटी जो बनी थी 1801 में, उसमें जो अरेंजमेंट थे, उसमें जो दिया गया था वो ब्रिटिश के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी था। दे वर एबल टू यूज़ अवध वास्ट ट्रेजर, रिपीटेडली डिगिंग इनटू देम फॉर लोन्स एंड एट रिड्यूस रेट। वो धीरे धीरे उनसे जो बड़ा खजाना था उसमें से लोन के रूप में थोड़े थोड़े पैसे लेते रहते थे और कम रेट पर उन्हें देते थे। इन एडिशन द रेवेन्यू फ्रॉम रनिंग अवध आर्म फोर्सेस ब्रॉट देम यूजफुल रेवेन्यू वाइल इट एक्टेड एज बफर स्टेट। धीरे धीरे उनको पैसे देते देते जो लगान के पैसे जाते रहे, अब ये बिल्कुल खाली स्टेट हो गया। The Nawab were ceremonial king. Ceremonial king busy with pomp and show. अब तो वो सिर्फ नाम के नवाब रह गए थे, बस वो अपने दिखावों में ही मस्त रहते थे। But with little influence over the matter of the state. बस इस स्टेट के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देते थे। By the middle of 19th century, the British had grown impatient with the arrangement and wanted direct control. फिर उन्हें लगा कि ये कर नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने वो impatient हो गए ब्रिटिश और उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। They started looking about for an excuse. With a descendant Nawab readily provided on 1st May 1816, a British protectorate was signed. उन्होंने एक protectorate साइन कराया। In 1856, the East India Company annexed the state under the doctrine of lapse. 1856 में उन्होंने इसे अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, विच वॉज अंडर ए चीफ कमिश्नर, उन्होंने यहाँ पर एक चीफ कमिश्नर लगा दिया। वाजिद अली शाह द देन नवाब वॉज इम्प्रिजन्ड, और वाजिद अली शाह जो उस टाइम नवाब था उसे प्रिजन में डाल दिया या बंदी बना लिया। एंड देन exiled by the company to Calcutta, और कैलकटा में भेज दिया गया। In the subsequent revolt of 1857,
जब रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ, हिज 14-year-old son बिरजीस कद्र, son of बेगम हजरत महल, was crowned ruler. बेगम हजरत महल के 14 साल के बेटे को राजा बना दिया गया, जिसका नाम था बिरजीस कद्र. एंड सर हेनरी लॉरेंस किल्ड बाय द हॉस्टिलाइट्स, और सर हेनरी को जो लोग हॉस्टाइल थे, जो परेशान थे, उन्होंने मार दिया. लॉर्ड डलहौजी